हेलो बच्चों। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने बात करी थी इक्विवेलेंट वेट के बारे में, ठीक है ना। आज हम इक्विवेलेंट वेट के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। इक्विवेलेंट वेट का सेकंड पार्ट जो है उसमें हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट के लिए सबसे पहले बात की थी वैलेंसी फैक्टर को निकालना। और वैलेंसी फैक्टर को निकालने का यार सबसे अच्छा तरीका ये था कि हमने आपको बताया था 8 तरीके मैं आपको बता चुका हूं, टोटल 10 तरीके होते हैं। तो आज ये नवा तरीका है कि वैलेंसी फैक्टर किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में किस प्रकार से निकाला जाता है। और ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर एक सवाल 100% आता है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री में एक पूरा चैप्टर भी है। तो यहां पर देखिएगा मैं 9th पार्ट की बात कर रहा हूं कि वैलेंसी फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर बात की जाए तो बेटा कहा जाता है, और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। ये लाइन है छोटी लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या लिखा है बेटा, अगर हमें किसी रिडॉक्स रिएक्शन में किसी एलिमेंट का या किसी मॉलिक्यूल का या किसी आयन का वैलेंसी फैक्टर देखना है तो हमें देखना पड़ेगा टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें टोटल चेंज कितना आया। तो ये जो टोटल शब्द है ये देखा जाएगा किससे, पर मोल से। किससे, पर मोल से, यानी एक मोल मॉलिक्यूल जो है उसमें कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक बात। अब अगर बात की जाए तो जैसा कि हम लोग रिडॉक्स में पढ़ेंगे भी, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और किसी एलिमेंट का रिडक्शन भी वहां पर हो रहा हो, दोनों चीजें एक साथ यहां पर होती हैं। अब अगर एग्जांपल के तौर पे बात कर लें तो पहला एग्जांपल है, अगर मैं आपके सामने लेता हूं FeSO4 प्लस KMnO4। बात समझिए, ये दोनों लोग आपस में रिएक्ट किए और रिएक्शन अगर आप याद कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। और यहां पर एक मीडियम दिया होगा, एसिडिक मीडियम, ये जरूर लिखा हो। क्या लिखा होगा, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में दोनों लोगों ने रिएक्शन की और रिएक्शन करके बनाया Fe+3 है ना, और Mn+2। मैं यहां इनके कंपाउंड नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पर सीधे आयन लिख रहा हूं, इसमें चेंज हो गया। अब हमसे पेपर में सवाल क्या पूछा जा सकता है, आप बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4 क्या होगा या इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 क्या होगा, ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अगर वो मॉलिक्यूल है थोड़ी देर के लिए तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, आपको डिवाइड उससे करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर अगर बात की जाए तो मैं यहां पर ये बोलूंगा FeSO4 है, FeSO4 में SO4 पे -2 चार्ज होता है, यानी Fe पे चार्ज कितना है, +2। ठीक बात। KMnO4 है, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7। कितना होता है बेटा, +7। अब Fe+2 से +3 में गया है। बात समझिए, Fe अगर +2 से +3 में गया है तो देखिएगा, और गलती कहां होगी इसे आपको चेक करना है। +2 से +3 में गया है तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखें, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का आया, 1 का। लेकिन यहां क्या लिखा है, पर मोल। पर मोल का मतलब होता है 1 मोल में, तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है। अगर यहां कुछ लिखा भी होता
तो आपको याद रखना है कि जब भी आप वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हो उस टाइम पर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अगर रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में भी है तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं देखना है, पर मोल देखना है। तो एक मोल में एक Fe है, बात समझिएगा, +2 से +3 में चेंज हुआ, यानी एक का चेंज आया, तो मैं यहां बोलूंगा कि जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। +2 से +3 एक का चेंज हुआ, एक मोल में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक मोल में Fe एक बार दिया है, इसलिए मैं लिखूंगा एक का चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में, और Fe कितने हैं, एक। अच्छा, देखना उधर ही है जिसका आप निकाल रहे हैं। तो वैलेंसी फैक्टर इस रिएक्शन में FeSO4 के लिए कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। बोलिए, अब मुझसे पूछा गया इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो मैं कहूंगा इक्विवेलेंट वेट FeSO4 का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeSO4 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। जैसा हम लोग लिख रहे थे, तो वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि इस रिडॉक्स रिएक्शन में FeSO4 का इक्विवेलेंट वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। इतनी बात आपको ध्यान रखनी, एक ही सवाल से आप चीजें कर ले जाएंगे अच्छे से। यहां Mn +7 से +2 गया, यानी 7 से 2 गया है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का आया, 5 का आया। पर मोल देखना है, एक मोल में Mn एक ही बार दिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 5 का चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में, और मल्टीप्लाई बाय, जरूर देख लेना है कि एक मोल में वो एलिमेंट या वो एटम कितनी बार है। नोट डाउन कर लीजिए, एक मोल में वो एटम कितनी बार है, क्योंकि जितनी बार होगा वो चेंज उतने टाइम्स हो जाएगा, तभी टोटल चेंज आएगा। टोटल शब्द का मतलब ये एक बार हुआ है, यानी एक। तो क्या मैं बोलूंगा इस रिएक्शन में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, 5 है। क्लियर बात। तो अब अगर मुझसे कहा गया कि भैया इक्विवेलेंट वेट, या यही लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इस रिएक्शन की, तो वो होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, यानी डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है बात, ये बात आपको याद रखनी है। अब यार कई जगह पर होगा कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट या कुछ एलिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास दिया है KMnO4, बात समझिए, तो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, कितना होता है बच्चों, +7 होता है। अब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और KMnO4 3 माध्यमों में, यानी 3 मीडियम में काम करता है। वो 3 मीडियम कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला मीडियम वहां लिखा होगा एसिडिक मीडियम, क्या लिखा होगा, एसिडिक मीडियम। दूसरा मीडियम होगा यहां पर, वहां लिखा होगा न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, या बोला जाएगा तो बोलेंगे स्लाइटली बेसिक मीडियम, डीएम से समझ जाएंगे, स्लाइटली बेसिक मीडियम। और तीसरा होगा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, है ना। तो अगर पेपर में क्या लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा गया अगर एसिडिक मीडियम है तो Mn अपना ऑक्सीडेशन नंबर +7 से उठाकर कन्वर्ट हो जाता है Mn +2, कितने में, Mn +7 से +2 में चेंज हो जाता है। ये बात आपको याद रख लेनी है कि KMnO4 में Mn अगर +7 है और न्यूट्रल मीडियम दिया है या स्लाइटली एसिडिक मीडियम दिया है,
तो याद रखना है कि Mn अपने आप को चेंज करता है +4 में, यानी 7 से 4 में चला जाता है। अगर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम दिया है तो वहां याद रखना है कि KMnO4 में प्रेजेंट Mn +7 से +6 में चला जाता है। इसमें चला जाता है +6 में चला जाता है। एक बात तो ये हो, तो पहले ये ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होने चाहिए कि किसमें जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में जाता है तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 5 का आता है, और जो चेंज है वही वैलेंसी फैक्टर है। यानी मैं बोल सकता हूं कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 5 होता है। न्यूट्रल मीडियम या स्लाइटली बेसिक मीडियम में +7 से +4 जाता है, यानी वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखना है 3 का होगा, यानी न्यूट्रल मीडियम में वैलेंसी फैक्टर या स्लाइटली बेसिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में +7 से +6 जाता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में 1 का चेंज आता है। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। ठीक बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यार अगर कल को आपसे पूछा जाए तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि KMnO4 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट यहां पर अगर मैं बात करूं तो थोड़ी देर के लिए कैपिटल M है। क्या है? कैपिटल M है। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M है, बोलिए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि KMnO4 का, देखिएगा, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट, इसका KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट किस मीडियम में अगर बात की जाए तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एसिडिक मीडियम, है ना, निकाल चुके हैं। एसिडिक मीडियम में अगर इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का निकालना है तो हम लोग वहां क्या लिखेंगे, M यानी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी वैलेंसी फैक्टर, तो कितना आया, 5, तो M/5 होगा। अगर यही चीज आप देखेंगे किसमें, न्यूट्रल मीडियम में, NM से समझ जाएंगे, या स्लाइटली बेसिक मीडियम में SBM से समझ जाएंगे, तो वहां पर अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट E से मैं डिनोट कर रहा हूं तो कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना है, 3, यानी M/3। तीसरा, अगर मैं बेसिक मीडियम में बात कर रहा हूं तो बेसिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो M/1 होगा। पेपर में पूछ लिया जाता है, वैलेंसी फैक्टर 1 है। पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कई बार क्या, कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कब उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, उस समय सॉल्यूशन कैसा लेना पड़ेगा। तो हमारा आंसर होगा स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। एसिडिक मीडियम में उसका इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का M/5 होता है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक। इसी के साथ क्योंकि KMnO4 +7 पर है, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया है कि अगर कोई एलिमेंट अपनी अधिकतम आपसीकरण संख्या पर है यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो वो हमेशा रिएक्शन में नीचे ही जाएगा, यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगली बात, इसका दूसरा भाई है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। यहां पर अगर हम बात करें तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। याद रखिएगा, जब भी मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखता हूं तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का होता है, मतलब Fe का होगा, Mn का होगा, Cr का होगा। कभी ग्रुप ऑफ एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर शब्द का प्रयोग या ऑक्सीडेशन स्टेट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ये Cr+6 पर है, कहा ये गया, यहीं से आप समझिएगा, कहा ये गया, दो तरीके का मीडियम। अगर आपने एसिडिक मीडियम लिया, ऐसा मीडियम लिया, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में Cr जो है वो +6 से अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है +3। क्लियर बात। लेकिन कहा गया कि अगर आपने बेसिक मीडियम लिया, क्या लिया, बेसिक मीडियम,
तो बेसिक मीडियम में यहां पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होती। तो पहली बात याद रखनी है क्या, KMnO4 सब में रिएक्ट करेगा सारे माध्यमों में। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल एसिडिक मीडियम में काम करेगा और हमेशा +6 से +3 जाएगा, ये बात याद रखनी है। अब यार एक बात ये बताइए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये +6 से +3 जा रहा है, वैलेंसी फैक्टर निकालना है। देखिएगा ये वैलेंसी फैक्टर निकालना है, गौर से ऊपर जो लाइन लिखी है उसको समझिएगा। क्या, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, एक मोल में ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल चेंज कितना है। K2Cr2O7 है, एक Cr एक क्रोमियम +6 से +3 गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया 3 का, तो आपने लिखा 3। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पर मोल लिखा है। पर मोल का मतलब इस पूरे एक मोल में क्रोमियम है कितनी बार, 2 बार, तो जितनी बार है उतनी बार मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, बात समझिएगा। तो इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 6 होगा यहां। तो वैलेंसी फैक्टर अगर 6 आया तो क्या मैं बोल सकता हूं इक्विवेलेंट वेट, थोड़ा इधर लिख देते हैं, इक्विवेलेंट वेट K2Cr2O7 का एसिडिक माध्यम में कितना होगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट x है, मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट को क्या मान लेता हूं, x, तो आंसर होगा x/6। क्लियर। इंपॉर्टेंट बात यहां पर इस सवाल से याद तो रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैलेंसी फैक्टर में पहले क्या करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, फिर पर मोल में, यानी कि मैंने आपको बोला है, आप नोट डाउन कर लीजिए, एक मोल में वो एलिमेंट जितनी बार प्रेजेंट है उतनी बार आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी क्या आएगा, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आपकी समझ में आना चाहिए। मैंने प्रयास किया है कि जितना भी कुछ है मामला इक्विवेलेंट वेट का रिडॉक्स में, वो एक ही लाइन में यहां पर आ जाए। इतनी कहानी है, इसे नोट डाउन करिए, इसके आगे हम लोग बात करते हैं। चलते हैं बेटा, अभी जो सीखा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि सवालों में किस तरीके से आए। ये 5 सवाल हैं बच्चों, अगर आपने 5 सवाल मेरे हिसाब से समझ लिए तो इक्विवेलेंट वेट का कोई भी सवाल आप आराम से निकाल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन वाला। ठीक है, आइए, हमसे पूछा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको जो दिए हैं कंपाउंड इसी में निकालना है। पहला है KMnO4। KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जा रहा है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अगर मैं बात करूं आपसे तो आप कहेंगे कि सर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है KMnO4। ठीक है, अब +7 से +2 जा रहा है, देखिएगा, और वो लाइन याद रखिए। अगर हम बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर की, तो निकालने का तरीका, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 7 से 2 में गया, यानी 5 का चेंज आया, यानी लिखेंगे 5, बोलो। लेकिन आकर देखेंगे एक मॉलिक्यूल में या एक मोल में, कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा है, लिखा भी होता तो कोई फर्क नहीं था, एक मोल में Mn एक बार दिया है, यानी मल्टीप्लाई बाय 1 जरूर करेंगे, ये अपनी आदत में डाल लीजिए। तो जरा मुझे बताइए क्या वैलेंसी फैक्टर KMnO4 के लिए कितना आया, 5 आया। तो अगर 5 आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट किसका, KMnO4 का क्या होगा। मान लिया KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट m है, तो लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, यानी कि 5। सवाल खत्म हो गया। इधर आते हैं, KMnO4 Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहां पर +4 है, बिल्कुल अपने कंसेप्ट पे रहिए। आप कहेंगे 7 से 4 में जा रहा है, वैलेंसी फैक्टर निकालना है, 7 से 4 में गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 3 का आया। उसके बाद हम आए एक मोल में, कोफिशिएंट नहीं लिखा है यानी 1 ही, एक मोल में जिसका हम वैलेंसी फैक्टर निकालने जा रहे हैं, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देख रहे हैं, वो कितनी बार दिया है, एक बार दिया है, यानी 3 × 1 होगा। बोलो बेटा, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 3, यानी इस रिएक्शन में KMnO4 के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना है, 3। अगर वैलेंसी फैक्टर 3 है
तो क्या मैं बोलूंगा, इसका इक्विवेलेंट वेट, किसका, KMnO4 का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर यानी m/3। क्लियर। अगला सवाल, इसको थोड़ा बढ़िया कर देंगे। K2Cr2O7, K2Cr2O7 में Cr2 का नहीं, क्रोमियम एटम है, एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और वो जा रहा है +3। क्लियर बात। अब सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है क्या, मैंने आपको पीछे बताया स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं है, तो सबसे पहले आप इस 2 को काट दीजिए, ये पेपर में याद रखें, 2 को आप काट दीजिए, 2 से कोई लेना देना आपको नहीं, कभी भी नहीं। आते हैं +6 से +3, +6 से +3 जा रहा है, वैलेंसी फैक्टर निकालना है, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, +6 से +3 यानी 3 का चेंज आया, मल्टीप्लाई बाय वापस आए, 1 मोल में क्रोमियम 2 बार दिया है, तो 2 बार दिया इसलिए 2 बार से बन गया। समझ में आ रहा होगा 1 से क्यों किए थे। अब यहां ध्यान रखना है, आदत में आ गया, तो वैलेंसी फैक्टर K2Cr2O7 के लिए कितना आ गया, 6। तो अगर K2Cr2O7 के लिए वैलेंसी फैक्टर 6 आया, तो K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट, बोलो बेटा, मान लेते हैं K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट m है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर यानी m/6 होगा। क्लियर है बात, ठीक। सवाल को थोड़ा सा और बढ़िया करते हैं, क्या, इधर से तो निकाल ली, मान लीजिए पेपर में उसने कह दिया इस रिएक्शन में इधर से Cr+3 जो बन रहा है इसका इक्विवेलेंट वेट बता दो, एलिमेंट का भी इक्विवेलेंट वेट बताया जा सकता है। अब आप इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दीजिए, क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए, तो अब आप क्या देखेंगे, क्रोमियम +3 से +6 जा रहा है, क्योंकि अब इधर देखना है, जिधर देखना है उधर ही आइए, +3 से +6 जा रहा है, तो क्या वैलेंसी फैक्टर जब हम निकालेंगे तो +3 से +6 जा रहा है यानी चेंज आया 3 का, कितने का, 3 का। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना है नहीं, काट दोगे तो ये अपने आप ही 1 हो जाएगा। अब यहां देखें Cr कितनी बार दिया है, 1 बार दिया है, फिर से सुन लीजिए, क्या, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट काट देना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मोल देखते हैं टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम कितनी बार दिया है, 1 बार, 1 बार दिया है तो लिखेंगे 3 × 1। तो क्या मैं बोलूंगा, अगर Cr+3 से कल को K2Cr2O7 बन रहा होता तो उस समय वैलेंसी फैक्टर 3 होता, तो अगर वैलेंसी फैक्टर 3 है तो Cr+3 के लिए मैं आपसे कहूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cr+3 इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसका एटॉमिक वेट x है, क्या, एटॉमिक वेट x है, तो आंसर होगा x/3। क्लियर है बात। तो ये आप रिवर्स भी कर सकते हैं, बस याद रखिएगा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की यहां कोई जगह नहीं है, कुछ भी दिया हो सवाल में पहले काट लिया। आते हैं H2C2O4 से 2 टाइम्स CO2 बन रहा है, तो पहला काम क्या करना है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया है, यहां 2 दिया है, काट दो, किसी काम का नहीं है, हटाओ इसको। आते हैं H2C2O4 में कार्बन का, किसका बेटा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4, ठीक बात। अब +3 से +4 जा रहा है, यहां पर अगर हम आए तो क्या हम कहेंगे वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का आया, 1 का आया, मल्टीप्लाई बाय उसी मॉलिक्यूल में वापस गए, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में 1 का चेंज आ रहा है, +3 से +4 जा रहा है, लेकिन कार्बन कितनी बार दिया है, 2 बार, तो जितनी बार दिया है मल्टीप्लाई बाय 2, बोलो भैया। तो इसका मतलब है वैलेंसी फैक्टर H2C2O4 के लिए कितना आया, 2 आया। क्लियर बात। अब अगर मुझसे पूछा गया कि इक्विवेलेंट वेट बताओ H2C2O4 का इस रिएक्शन में, तो मैं मान लूं मॉलिक्यूलर वेट m है, तो डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर यानी m/2 होगा। क्लियर बात। अब लेकिन इसी सवाल को रिवर्स कर दो, कल को पूछे इसी सवाल में CO2 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आप क्या करिए, उल्टा चलिए,
स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पहले ही काट दिया, उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आप बोलेंगे +4 से कहां गया, +3, तो +4 से +3 गया तो वैलेंसी फैक्टर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का आया, 1 का आया। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने बताया नहीं देखना है। अब आप आइए और देखिए मॉलिक्यूल में कार्बन कितनी बार दिया है, 1 बार, तो यानी वैलेंसी फैक्टर कितना आया, 1 आया। अब वैलेंसी फैक्टर CO2 के लिए कितना आया है, 1 आया है, तो क्या मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू, तो क्या मैं ये बोलूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू CO2 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर यानी कि 1। जो बच्चे जानते हैं CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, वो 44/1 करके 44 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2। आते हैं अगले सवाल, ये आपके लिए है। N2 से NH3 बन रहा है, N2 से NH3 बन रहा है। पहली जिम्मेदारी, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 दिया है, इसे कट कर दीजिए, ठीक। अब N2 है, कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, NH3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर -3, ठीक है। यहां अगर हम बात करें तो 0 से -3 जा रहा है, वैलेंसी फैक्टर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 3 का आया, मल्टीप्लाई वापस गए, नाइट्रोजन कितनी बार दिया है, 2 बार, तो 3 × 2 यानी N2 के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना है, 6 है। तो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 6। N2 का मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट 14 होता है, 14 दूनी 28, यानी इक्विवेलेंट वेट आएगा 28/6। पूरा सॉल्व कर देते हैं, 14/3। ये इक्विवेलेंट वेट है किसका, नाइट्रोजन का, इस रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है मामला, ठीक बात। कोई कहते भाई अमोनिया का बता दो, बिल्कुल बता देंगे, उल्टा चलेंगे, जिसका बताना है उससे दूसरी तरफ चलिए। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को गायब कर दीजिए, वो किसी काम का नहीं। -3 से 0 गया वैलेंसी फैक्टर, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया 3 का, -3 से 0। अब वापस गए उस मॉलिक्यूल में, अमोनिया में, नाइट्रोजन कितनी बार दिया है, 1 बार। याद रखना स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को तो पहले ही उड़ा देना, 1 बार, तो 1 बार है क्योंकि पर मोल देखना होता है। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आया, 3 आया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया कितना होगा, तो आप कहेंगे अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट है 17 और वैलेंसी फैक्टर है 3, यानी क्या होगा, 17/3। ये 5 सवाल है बेटा, इनको आप अच्छे से कॉपी में उतारिए। जो जो बातें बीच में बताई गई हैं उनको जरूर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी सवाल इक्विवेलेंट वेट का आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं, जिस तरीके से नीट में इस बार 2 सेक्शन है, सेक्शन ए में 35 सवाल और सेक्शन बी में 10 सवाल, जिसमें से 5 ही आपको करने हैं, 5 छोड़ने हैं। तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं एक सवाल इक्विवेलेंट वेट पे रिडॉक्स रिएक्शन वाला जरूर आना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, इसे नोट करिए। तो ये हमारा नवा तरीका हो गया कि वैलेंसी फैक्टर निकालने का किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक और तरीका बचा है, उसे करके इक्विवेलेंट वेट को कंप्लीट करते हैं। चलते बेटा 10 का दम में 10वां पार्ट जो है अपना, उसकी बात कर लेते हैं। और ये आपका पहले से देखा हुआ पार्ट है। ठीक है, कहा गया अगर इक्विवेलेंट वेट किसी कंपाउंड का निकालना है, किसका निकालना है, किसी भी कंपाउंड का निकालना है, अभी मैं बताऊंगा। तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी कंपाउंड का होता क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट कैटायन और उसके अंदर प्रेजेंट एनायन, अगर उनका अलग अलग इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया जाए तो उसके सम के बराबर होता है। यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, इनको अगर जोड़ दें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड के वो बराबर होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपाउंड में
present number of cation और anion मत देखना। क्या बात है? जिस समय आप इक्विवेलेंट वेट किसी कंपाउंड का लिख रहे हो तो उसमें आप जब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन और एनायन लिखेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि कितनी बार वो एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कितने कैटायन है और कितने एनायन प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एनायन से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट तो वो होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। समझिए, अब यहां पर एल्युमिनियम +3 में है Al+3 के 2 आयन है, SO4 -2 में है सल्फेट आयन 3 है। अब हमें नंबर ऑफ एनायन नहीं देखना है तो मैं यहां लिखूंगा क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al+3 कितनी बार है इससे कोई मतलब नहीं, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन SO4 माइनस। क्लियर भाई? चलिए अब जरा बताइएगा, क्या हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है क्या? सिंपल सी बात है, किसी भी कैटायन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो बोला गया कैटायन में अगर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक वेट, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट अगर हम बात करें तो कितना होता है? 27 होता है, 27। कितना होगा एटॉमिक वेट? 27 डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज तो कितना है? +3 यानी 27/3। एनायन का इक्विवेलेंट वेट अगर वो आयन है तो उसका आयनिक वेट, सल्फेट का आयनिक वेट कितना? 96 डिवाइडेड बाय उस पर कितना नेगेटिव चार्ज है? कितना नेगेटिव चार्ज है? -2 यानी डिवाइडेड बाय 2। इसका सम ले लेंगे, आ जाएगा। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने पीछे पढ़ाया था किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड या न्यूट्रल सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो बोला गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया। आई इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट 27, बोलो बेटा, और 2 बार दिया है यानी कि 2। सल्फेट है SO4, इनके लिए अगर निकालेंगे तो SO4 का आएगा 96। कितनी बार दिया है? 3 बार डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो ये बताइए Al+3 की फॉर्म में है और सल्फेट -2 की फॉर्म में है। टोटल पॉजिटिव चार्ज यानी +3 × 2 +6 होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज -2 × 3 -6 होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख ले। साइन से कोई मतलब नहीं, तो टोटल पॉजिटिव लोगे तो भी 6 लोगे, टोटल नेगेटिव चार्ज लोगे तो भी 6 लोगे, तो कितना आएगा? 6। अब जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बताइए, आप एलसीएम लेंगे तो यहां आएगा 6, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा यानी 27 × 2, 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा यानी 96 × 3। दोनों ही चीजें आपस में बराबर है, यानी ये प्रूव्ड है कि अगर आप किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो आप चाहे तो डायरेक्ट सॉल्ट के मेथड से निकाल लीजिए या उसके अंदर प्रेजेंट कैटायन और एनायन का अलग अलग इक्विवेलेंट वेट निकाल के जोड़ दीजिए, तब भी बात वही है। अब सवाल ये है कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? तुम कहोगे ये तो तुम पहले ही बता चुके थे कंपाउंड का, तो अब ये नई कहानी क्यों आ गई भाई कि कैटायन एनायन अलग अलग ले लो? ये इसलिए है क्योंकि जो अच्छे सवाल होंगे उनमें किस तरीके से दिया होगा इसको देखिएगा। पहला पार्ट है, अगर हमें इक्विवेलेंट वेट किसी मेटल ऑक्साइड का निकालना है, किसका निकालना है? मेटल ऑक्साइड का। ऑक्साइड का मतलब होता है O-, तो मेटल ऑक्साइड है यानी कंपाउंड है, तो आप कहोगे किसी भी मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड आयन यानी O-। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल को मैं यहां पर EM से रिप्रेजेंट कर दूं, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन का अगर निकालना है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16 डिवाइडेड बाय एनायन ही है, डिवाइडेड बाय क्या होगा? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय टोटल नेगेटिव चार्ज यानी कि 2।
याद रखिए, जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देखें। तो यहां से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8, यानी अगर मुझे कभी भी इक्विवेलेंट वेट किसी मेटल ऑक्साइड का मानना है तो मैं सवाल में वहां क्या मानूंगा, EM प्लस 8 मान के चलिए। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है बात? इसी प्रकार से आपको बहुत सारे आएंगे, जैसे अगर मैं आपसे कहूं इक्विवेलेंट वेट किसी मेटल नाइट्रेट का निकालना है, क्या इक्विवेलेंट वेट किसी मेटल नाइट्रेट का निकालना है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट आयन यानी NO3 माइनस होगा। क्लियर है बात? अब आपको याद रखना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस नाइट्रेट आयन है, NO3 के लिए आयनिक वेट होगा 62। कितना होगा बेटा? 62 डिवाइडेड बाय टोटल नेगेटिव चार्ज यानी 1। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट किसी भी मेटल नाइट्रेट का अगर हम कभी भी मानेंगे तो हम क्या मानेंगे, EN प्लस 62। ये एक अच्छे सवालों में बार बार यूज होगा। क्लियर बात? इसी प्रकार से इक्विवेलेंट वेट अगर हमें किसी मेटल कार्बोनेट का निकालना है, यानी कोई कंपाउंड दिया जिसमें बोला मेटल कार्बोनेट है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट क्या होगा, वही तरीका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन यानी CO3 माइनस 2। अब जरा इसी को आगे कर ले, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस कार्बोनेट आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो CO3 के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसको जोड़कर टोटल जो आयनिक वेट आएगा वो 60 आएगा और डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे क्योंकि एनायन में -2 चार्ज है। बोलो, तो इसका मतलब अगर कभी मेरे पास आया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट तो मैं वहां पर क्या मानूंगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 30। ये डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात? इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि इक्विवेलेंट वेट मेटल क्लोराइड का निकालना है, मेटल क्लोराइड का निकालना है, तो मेटल क्लोराइड का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम लोग वहां क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड आयन यानी Cl माइनस। Cl माइनस के लिए अगर बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल अननोन होगा, Cl माइनस हमें पता है, Cl का एटॉमिक वेट 35.5 डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि नेगेटिव चार्ज -1। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड जब भी निकाला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5। ये आपको आना चाहिए और ये कैसे लिखा जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? इसी प्रकार से एक और है, अगर मैं बोलता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन SO4 -2। क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट आयन के लिए अगर आप निकालेंगे तो नेट आयनिक वेट क्या होगा, सल्फर का 32, 16 ऑक्सीजन यानी 16 × 4 64 और 32 96, तो 96 डिवाइडेड बाय टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -2 यानी कि 2 हो। तो इसका मतलब अगर मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कभी हमें लिखना है तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, EN प्लस 48 मेटल सल्फेट MSO4 की फॉर्म में बोल सकते हैं। ये तरीका है। तो यहां पर बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालने के तरीके खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में इक्विवेलेंट कंसेप्ट की बात करेंगे, यानी अभी तक हम मोल निकालते थे, अब हम ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे और क्यों निकालेंगे इसके बारे में बातचीत करेंगे। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से अपने नोट्स को बनाते रहिए। धन्यवाद।